संभर के अंत के बाद वह पुस्तक चल गया, परंतु उसके 3 पन्ने जो पादर और कई अन्य धातुओं के मिश्रण से बने थे तथा मायावी तंत्र विद्या से संरक्षित थे, वो नष्ट नहीं होते हैं। और जब आयाम बंद हो रहे होते हैं तो वो उसकी निकली ऊर्जा से पृथ्वी के 3 अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक हिमालय की बर्फीली कंदरों में जाकर बर्फ में जम जाता है। कई सदियां बीत जाती हैं। धीरे धीरे लोग संभर और सौरध्वज के युद्ध को सिर्फ कहानियां मानते हैं। राज्य और राजाओं का काल समाप्त हो जाता है। आधुनिक समय में प्रवेश होता है, परंतु वो नारायणी तलवार तथा लुप्त कृष्ण अभी भी अपने अपने योग्यता की प्रतीक्षा में होते हैं। समय किसी सदी में होता है जिसमें तकनीक उत्तम हो चुकी है। एआई का दौर चल रहा है। बायो इंजीनियरिंग और क्वांटम फिजिक्स का प्रभाव हर जगह है। मानव कई नई नई रचनाएं कर रहा है। उसने बहुत उन्नति कर ली है, परंतु अभी भी उन्नति की लालसा है। इन सब के मध्य में निवात ने बचपन में अपने पिता से तांत्रिक और युद्ध कहानी सुनी थी, जिसे वो सिर्फ कहानी नहीं मानता था। उसने निश्चय किया कि वो उन लुप्त कृष्णों को ढूंढेगा। जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एआई में एएलएम और क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी करके लौटता है तो अपनी एक टीम बनाता है जिसमें वो दुनिया भर के बेहतरीन लोगों को हायर करता है और उनकी मदद से एक कंपनी जिसका नाम वो माया तंत्र रखता है खोलता है। निवात को उसके पूर्वजों से तंत्र विद्या का ज्ञान मिला था। अब वो अपने एआई में अपने तंत्र ज्ञान को अपग्रेड करना चाहता था। वो एक प्रोग्राम बनाता है, पर यह प्रोग्राम स्टेबल नहीं होता। उसको स्टेबल करना चाहता है, उसके लिए उसे एक एनर्जी सोर्स की जरूरत है जो प्रोग्राम को ट्रिलियन कैलकुलेशन को कुछ ही माइक्रो सेकेंड में कर सके। इसके लिए उसे अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए। तभी उसको अपने पिता की कहानी का ध्यान आता है और वो उन लुप्त कृष्णों को खोजता है और बहुत प्रयास और संसाधन को खर्च करने के पश्चात आखिरकार उसको हिमालय के बीच कंदराओं में बर्फ में जमी हुई ताम्र लिपि मिलती है। वो उस लिपि को लेकर नोएडा के अपने हेडक्वार्टर लाता है, परंतु समस्या ये खड़ी होती, प्राचीन लिपि होने के कारण वो लुप्त हो चुकी है, अतः उसको कोई पढ़ नहीं सकता। देश विदेश के बहुत सारे पैलोग्राफर्स और पुरातत्वविदों को बुलाता है और उनकी मदद लेता है, फिर भी कोई उसे पढ़ नहीं पाता। हताशा और निराशा में पूरी दुनिया के पूर्व एक विधान, क्या यह सिर्फ कोरा कागज है? यही भद्र की मायावी शक्ति उसके समक्ष आभासी रूप में आ जाती और कहती है कि तुम मेरे ही वंश के हो, तुम्हें मेरे अधूरे कार्य को पूर्ण करना होगा। वास्तव में निवात भद्रक के भाई का वंशज था। जब भद्रक के निर्देश पर निवात सारे कृष्णों को ढूंढ लेता है और उसकी सहायता से क्वांटम फिजिक्स और भद्रक की आयामी माया को एक ऐसा सेतु बनाता है जिसके माध्यम से वो अनलिमिटेड नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल कर पाता है। परंतु अब भद्रक के प्रभाव से निवात की बुद्धि दूषित हो चुकी थी। अब उसका लक्ष्य पूरी मानव सभ्यता पर राज करना था और भद्रक उसकी इस इच्छा को पूरा करने में उसकी सहायता करता है। बदले में भद्रक लोगों की आत्म ऊर्जा को ग्रहण करेगा और एआई, न्यूरल नेटवर्क और ब्लैक मैजिक को मिलाकर डिजिटल इंद्रजाल बना रहा है। एक वर्चुअल रियलिटी है जो लोगों को इच्छा पूर्ति का वादा करता है, लेकिन असल में भद्रक की मदद से निवात तांत्रिक मंत्रों से एल्गोरिथम बनाता है और कोड के माध्यम से एक तंत्र बनाता है जिससे वो जो भी इसका इस्तेमाल करे उसकी आत्मा धीरे धीरे कैद होती जाती है। उसने पूरी दुनिया में अपना डेटा सेंटर बनाया है जो लोगों की यादों को स्टोर करके रखते हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों को उनके डर, रहस्य, खुशी आदि के माध्यम से फंसाता है और उनकी भावनाओं को टारगेट करता है, जिससे लोग वर्चुअल आयाम को सच मानकर उसकी इल्यूजन में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनकी आत्मिक ऊर्जा को निवात अपने क्वांटम रिएक्टर में स्टोर कर लेता है। निवात का लक्ष्य पूरी दुनिया को एक वर्चुअल आयाम में खींचना है जहां वह और भद्रक ईश्वर बन जाए। भद्रक ने निवात को मायावी दृष्टि दी जिससे वह किसी के भी डर और इच्छा को पढ़ सकता था। एक तरफ निवात और भद्रक पूरे मानवता के लिए खतरा बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर आरुषि, इसने भी बचपन में अपनी माता से योद्धा और तांत्रिक की कथा सुनी थी तथा परिवार के आध्यात्मिक प्रभाव से योग और साधना में भी पारंगत थी। जिसने IIT TU से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के पश्चात वाराणसी में प्राचीन मंदिरों में शोध करती थी। तब उसे एक प्राचीन मंदिर से नारायण तलवार के बारे में पता चला। उससे संबंधित उसे पांडुलिपि मिली जिसका अनुसरण करते हुए वो कांचीपुरम वरदराज पेरुमल्ला मंदिर पहुंचती है।
जहाँ से उसे नारायणी तलवार मिलती है और वो उस तलवार को स्पर्श करती है तो उसे प्राचीन युद्धों का दृश्य दिखता है, क्योंकि वो तलवार उसे स्पर्श करते ही उसकी योग्यता को पहचान जाता है। तलवार को लेकर वो काशी पुनः लौटती है और उसी रात्रि को उसके स्वप्न में विक्रमजीत और सूर्यध्वज दिखाई देते हैं। पुत्री जागो, तुम्हारे लोग पर एक भयंकर संकट अपने पैर पसार रहा है और तुम्हें उसे रोकना है। अगर विलंब किया तो मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। और उसी निद्रा से उठती है और पुनः नारायणी तलवार को स्पर्श करती है और वो तलवार उसे सारे दृश्य दिखाता है कि कैसे निवात और भद्र अपनी अपनी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। और ईश्वर को पता चलता है कि निवात ने इंद्रजाल के पन्नों से 5 डिजिटल मड़ियां बनाई है जो अंधकार कोड जिसमें लोगों की गोपनीयता को चुराता है, भ्रम एल्गोरिथम, फेक न्यूज और वीआर भ्रम फैलाता है। छाया डाटा मृतकों की डिजिटल यादों को जीवित रखता है। शून्य वायरस डिवाइस दिमाग को खाली कर देता है। सोल नेटवर्क अमरता का झूठा वादा करता है जिसमें अपलोडेड आत्माएं होती। सबसे पहले वो न्यूयॉर्क जाती है जहाँ पर उसे प्रोफेसर विश्वेश्वरैया और उनकी टीम से मिलती है जो स्पिरिचुअल एनर्जी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझ करने की विधि पर काम कर रहे थे। उनको अपनी समस्या बताती है और जो झलकियां वो सपनों में देखती है उनके बारे में भी बताती है, जिसको सुनकर प्रोफेसर और उसकी टीम आरुषि के साथ भारत आते हैं और नारायणी तलवार को देखते हैं। फिर वो अपने मॉनिटरिंग गैजेट से उस तलवार को स्कैन करते हैं जिसमें उनको एक अत्यंत जटिल परमाणविक संरचना देखने को मिलती है। उसकी संरचना को वो एक होलोग्राम बनाकर तैयार करते हैं और वो अपने मॉडर्न टेक का यूज करके एक क्रिस्टल में बदल देते हैं जिससे धारक जब चाहे तलवार में बदल सकता था। अब आरुषि अपनी प्रतिभा से निवात के सिस्टम को हैक करती है और उसे पूरी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बाद आरुषि और प्रोफेसर की टीम निवात और भद्रक को रोकने चल देती है। पहले वे वाराणसी के घाटों पर निवात के एक डिजिटल अनुष्ठान को रोकती है जहां लोग वीआर हेडसेट लगाकर अपनी इच्छाएं मांग रहे थे। इसके बारे में जब निवात को पता चलता है तो वो अपने मायावी दृष्टि से सब देखता है। आरुषि और उसकी टीम को वो भयभीत करता है जिसमें से कुछ तो डर कर भाग जाते हैं और अब आरुषि और प्रोफेसर दोनों अपनी टीम बनाते हैं जिसमें प्रोफेसर और उनके कुछ सहयोगियों को दुनिया भर में जाकर निवात के डिजिटल अनुष्ठान को रोकना है और आरुषि जाएगी निवात को रोकने के लिए। प्रोफेसर और उनकी टीम दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, बीजिंग, कायरो, पेरिस, लंदन और अंत में सिलिकॉन वैली और दुनिया भर में जहाँ जहाँ सर्वर होते हैं वहां पे जाते हैं और उसके सारे डाटा सेंटर को नष्ट कर देते हैं जिससे लोग वर्चुअल आयाम से बाहर आने लगते हैं। वहीं आरुषि निवात के पास पहुंचती है, हिमालय के पास जहां निवात ने क्लाउड केंद्र बनाया है, एक विशाल सर्वर। वो वहां पे आत्मिक ऊर्जाओं को भद्रक के लिए जीवित करना होता है। बायो प्रिंटिंग से एक बॉडी बनाता है जिसमें वो आत्मिक ऊर्जा को स्टोर करता है, जिसके बाद भद्रक की चेतना उस बॉडी में इंपोर्ट करता है जिससे भद्रक जीवित हो जाता है। जैसे ही भद्रक जीवित होता है वह निवात को अपनी मायावी शक्तियों से अचेत कर देता है। तभी आरुषि आती है, दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। भद्रक एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक वर्चुअल रियलिटी जिसमें आरुषि को वो फंसा देता है। वो उसके डर को बढ़ाता है जिसमें वो दिखाता है कि सारी दुनिया पर भद्रक की सत्ता है और भद्रक से वो हार गई है। आरुषि उसी माया जाल में फंस जाती है और हताश होकर बैठ जाती है, परंतु उसी माया के बीच से उसके अंतर्मन से एक आवाज आती है जिसके बाद वो ध्यान मुद्रा में जाकर उस एल्गोरिथम को ढूंढती है जिसमें वो रियलिटी बनी है, क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले सर्वर में एक वायरस इंस्टॉल किया था। अब वो अपना काम कर रहा है। वो ध्यान द्वारा भद्रक की माया को और वायरस उसकी वर्चुअल रियलिटी की माया को तोड़ रही है। जब माया टूटती है तो उसके ध्यान के बाद बाहर आने से आरुषि की ऊर्जा घट जाती है जिससे आरुषि थक जाती है। पर तभी उसी क्रिस्टल का ध्यान आता है जिसमें से वो नारायणी तलवार निकालती है और भद्रक की आज्ञा चक्र पर प्रहार करती है। एक प्रचंड धमाका होता है जिसमें सर्वर फट जाता है और क्लाउड क्रैश हो जाता है। सारी कैद आत्माएं मुक्त हो जाती है और वायरस सारे डाटा को डिलीट कर देता है। भद्रक का शरीर और उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। उस धमाके में निवात भी मारा जाता है। सब शांत हो जाता है। मानवता पर से एक बड़ा संकट टल जाता है। निवात के सहयोगियों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाएं हमेशा के लिए कारावास की सजा दे देती और इस पूरी मानवता को बचाने वाली शक्तिशाली परिस्थिति से दूर प्राचीन महान भारतीय परंपराओं और रहस्यों को तलाश में यात्रा पर निकल जाती है। पर अंटार्कटिक के एक गुप्त स्थान पर निवास का एक बैकअप सर्वर होता है जिसमें आज भी बहुत सारी जानकारी स्टोर है।